ड्रामा की शुरुआत में हम एक लेडी को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसका नाम चेन होता है और वह अपनी बेबी को जन्म देना का ट्राई कर रही थी। चेन के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि अगर उसने एक बेटे को जन्म नहीं दिया तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद उसके पास कोई भी जगह नहीं बचेगी जाने के लिए। और फाइनली वह अपने बेबी को जन्म दे देती है। वह नर्स से पूछती है कि मैंने बॉय को जन्म दिया है या गर्ल को, जिस पर नर्स बताती है कि आपने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। नर्स चेन को बताती है कि आपने बेबी गर्ल को जन्म दिया है, पर आप टेंशन मत लो, हमने एक बेबी बॉय को रखा है। और वह दूसरी नर्स से एक बेबी बॉय लाने को बोलती है। चेन अपनी डॉटर को देखती है और उसको सॉरी बोलती है। वह उसको एक लॉकेट गले में पहना देती है। तभी एक दूसरी नर्स आकर बताती है कि मिस्टर गू आ रहे हैं, जिसके बाद नर्स उसे बेबी गर्ल को बेबी बॉय से एक्सचेंज कर देती है। चेन उस बेबी को बोलती है कि अब तुम एक अच्छे परिवार में जाने वाले हो। जैसे ही मिस्टर गू आते हैं, सबसे पहले वह यह चेक करते हैं कि वह बेबी लड़का है या फिर लड़की, पर जब देखते हैं कि वह लड़का है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और चेन से कहते हैं कि अब तुम हमारे घर में रह सकती हो। मिस्टर गू बेबी बॉय को अपनी गोद में लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसके बाद हम नर्स को देखते हैं कि वह खोखी औरत के पास जाती है और उसको वह बेबी गर्ल देते हुए कहती है कि यह गू फैमिली की तरफ से है, तुम्हें इस लड़की का अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही वह 5 मिलियन भी देती है कि वह औरत नर्स से कहती है कि मैं इस बेबी गर्ल का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर नर्स जैसे ही वहां से जाती है वह उसे बच्ची को जमीन पर रख देती है और पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पर तभी यहाँ पर उसके फादर इन लॉ आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही तुम्हें पैसे मिले हैं, तुम्हें इस लड़की का ध्यान रखना होगा। जिस पर वह अपने फादर इन लॉ से कहती है कि आपका बेटा इतनी जल्दी मर गया और उसके बाद अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, और इन पैसों से मैं अपना और अपने होने वाले बेबी का ध्यान रखूंगी। वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है आपके डेड सन की वजह से हो रहा है। और वह यह कहकर वहां से चली जाती है और उसके फादर इन लॉ उस बेचारी बच्ची से कहते हैं कि अब से मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ और मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसके बाद सीन 24 साल बाद शिफ्ट होता है। वह छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई थी और इसका नाम मंग है। वह अस्पताल में थी और इसके ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा बीमार थे। ग्रैंडफादर मंग से कहते हैं शायद मेरा जाने का समय आ गया है, पर वो उनको ऐसा बोलने से मना करती हूँ। तभी यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और मुझे बताते हैं कि इनको सर्जरी की जरूरत है। 2 से 3 दिन में इनकी सर्जरी की जाएगी, तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लो। वह डॉक्टर से पूछती है कि कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर बताते हैं कि 1 लाख रुपए लगेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा है। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद दादाजी उससे कहते हैं तुम्हें मेरी इलाज में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जिस पर मैं कहती हूँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। इसके बाद हम उसी औरत को देखते हैं जिसे बचपन में सौंपा गया था, जो अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करके आ रही थी। वह जैसे ही घर के अंदर आती है तो मैं दरवाजे पर ही उनके सामने बैठी हुई थी और वह आते ही उसे लेडी से कहती है मॉम, मुझे पैसों की जरूरत है, दादाजी बीमार हैं, उनकी सर्जरी होनी है, प्लीज दादाजी की इलाज के लिए वहां दे दीजिए। साथ ही वह उनसे कहती है मैं ग्रुप में काम करती हूँ और मैं जल्दी ही आपका पैसा लौटा दूंगी। जिस पर वह लेडी कहती है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं, और अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो जाकर खुद को बेच दो। जिस पर वह कहती है मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, और वह उठकर खड़ी हो जाती है। इस औरत की बेटी और मेरी सौतेली बहन सुमंग को एक कार्ड पकड़े हुए कहती है कुछ टाइम पहले मॉम ने तुम्हें मिस्टर वांग से मिलवाया था, तुम्हें याद है ना? अगर तुम उनके साथ एक रात बिताती हो तो तुम्हें 1 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। जिस पर वह एसयू का हाथ झटकाते हुए कहती है तुम मुझे यह करने को कैसे कह सकती हो? इस पर सू की मॉम को गुस्सा आता है और वो मांग को थप्पड़ मारते हुए कहती है मिस्टर वांग तुम्हें पसंद करते हैं, यह तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। जिस पर मैं अपनी दादाजी की बातों को याद करती हूँ कि वह किस तरह से कह रहे थे कि उन्हें सर्जरी नहीं करानी क्योंकि उनके पास पैसों की कमी है, और वह उस कार्ड को हाथ में लेकर घर से बाहर चली जाती है। तभी उसके घर के बाहर एक कार रुकती है और कार से चेन निकलती है। चेन का आदमी उसको बताता है ये वही घर है जिस औरत को आपकी बेबी सौंपी गई थी। चेन बहुत खुश हो जाती है और कहती है फाइनली इतनी सालों बाद मैं अपनी बेटी को देख पाऊंगी। और तभी उसके सामने से मंग गुजरती है। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, पर मैं नजर नीचे करके वहां से चली जाती हूँ। इसके बाद चेन उनके घर के अंदर जाती है और वह घर के अंदर एंटर होते ही इन दोनों माँ बेटी को देखती है
और एसू को अपनी बेटी समझ के जाकर उसको हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम भू परिवार की बहू बनने को तैयार हो? असिस्टेंट उन दोनों से कहता है कि वह परिवार से आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं आपकी एंगेजमेंट के लिए, साथ ही ये $8 मिलियन भी। ये सब देखकर तो वह एकदम ही शॉक हो जाती है और उसको याद आता है जब मैंग को उसको सौंपा गया था तो कहा गया था कि ये ग्यू फैमिली की तरफ से है, इसका अच्छे से ध्यान रखना और 10 मिलियन रखो। एनुअल स्कूल से कहती है कि तुम्हारी शादी गु फैमिली में बहुत पहले ही फिक्स हो गई थी। आज मिसेस गु तुम्हें अपने साथ ले जाने वाली हैं। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं जो कि एक होटल में जा रही थी और वह सू की कही हुई बातों को याद कर रही थी। वह किसी भी हालत में अपने दादाजी को बचाना चाहती थी और तभी वह हमारे मेल लीड यंग यंग से टकरा जाती है। यंग यंग मंग को देखकर कहता है कि तुम किसी अच्छे सपने की तरह हो और उसको जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाकर एक रूम में ले जाता है। मंग उसको रोकने की कोशिश करती है पर यंग यंग रुकता नहीं और वेहमन से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, और उसको किस करने के लिए करीब जाता है। मंग भी उसको नहीं रोकती। अगली सुबह यंग यंग को देखते हैं, मंग उसके पास आती है और उसको बोलती है कि तुमने कहा था मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल तुम हो, जिस पर यंग यंग कहता है कि हाँ, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? जिस पर वह हाँ बोलती है। वह कहता है कि कितने पैसे चाहिए? मंग इशारा करते हुए एक उंगली दिखाती है जिस पर वह कहता है कि 10 मिलियन। ठीक है, और वह उसको एक कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें पूरे 10 मिलियन हैं। अब से न तू मुझको जानती है और न मैं तुझे। उसको बताना चाहती थी कि उसे सिर्फ 1 लाख युवान चाहिए, पर तभी उसको याद आता है कि उसके दादाजी की सर्जरी का टाइम हो गया, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। यंग यंग उसके पास आता है और उसको बोलता है कि क्या हमें एक बार फिर से हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके बाद हम यांग यांग को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी यांग यांग की नजर मंग पर पड़ती है और वह सोचता है कि यह यहाँ पर क्या कर रही है। वह उसके पास जाता है। मैं मंग जमीन पर देखकर चल रही थी, इसलिए यांग यांग से टकरा जाती है और फिर वह उसको सॉरी बोलती है। यांग यांग उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह कहती है कि मेरे दादाजी की सर्जरी चल रही है, और वह उसको कार्ड वापस देते हुए कहती है, मुझे सिर्फ 1 लाख युवान की जरूरत थी, इसलिए तुम ये पैसे वापस ले लो। जिस पर यांग यांग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। इसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। मांग पूछती है कि सर्जरी कैसी रही, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी सफल थी, पर तुम्हारे दादाजी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ही जिंदा रह पाएंगे। यह सुनकर बेचारी मंग बहुत ही ज्यादा उपसेट हो जाती है। इसके बाद मंग अपने दादाजी से मिलती है। दादाजी मंग से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले तुम किसी से शादी कर लो, ताकि मुझे तुम्हारी फिक्र न रहे, और यह समझ लो कि यह मेरी आखिरी इच्छा है। बाहर से यांग यांग भी इन लोगों की सारी बातें सुन रहा था और उसको मंग के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। मंग अपने दादाजी से कहती है कि आप जरा 1 मिनट रुकिए, और वह बाहर जाती है। बाहर जाकर वह यंग यंग से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, और उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर लेकर आती है और अपने दादाजी से मिलवाते हुए कहती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है। दादाजी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और यांग यांग से कहते हैं कि तुम लोग शादी कब करोगे, हम तो आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। जिस पर दादाजी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दादाजी यंग यांग से कहते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहेगी, क्योंकि क्या तुम्हें नहीं पता इसकी मॉम और उसकी बहन इसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वह लोग हर टाइम इसको भूल जाते हैं, तो मेरे जाने के बाद तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। और वह मांग से भी कहते हैं कि तुम भी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को जरूर ढूंढना। तभी कहता है दादाजी, हम मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, और वह मंग को वहां से बाहर ले आता है और ये दोनों सच में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जिस पर मैं सोचती हूँ कि यही ने सच में उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया। वह लोग बाहर निकल ही रहे थे कि तभी यहाँ पर मामा आती है और मंग को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से शादी करने की। जिस पर यंग यंग कहता है कि मॉम, आप इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि ये मेरी वाइफ है। चेन के साथ यहाँ पर देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर चेन सू से कहती है कि क्या तुम इसको जानती हो, तो इससे पहले कुछ कह पाती, दूसरी तरफ से मेग कहती है कि सिस्टर, तुम यहाँ कैसे आई। जिस पर चेन कहती है कि तो क्या ली फैमिली के पास एक और डॉटर है। यह सुनकर तो शॉक हो जाती है और मन में सोचती है कि अगर इनको सच्चाई पता चली तो जो कुछ भी मुझे मिलने वाला है वह कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वह बहुत ही जल्दी उनसे कहती है, ऐसा नहीं है, ये मेरे अंकल की बेटी है। मेरे अंकल कुछ सालों पहले चल बसे, इसलिए मेरे दादाजी ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इस पर कुछ बोलने वाली थी, पर चेन उसे शांत कर देती है
और उसके मुंह पर एक कार्ड फैक्ट्री में कहती है, ये पैसे लो और मेरे बेटे से दूर हो जाओ। उस कार्ड की वजह से इस बेचारी के फॉरहेड पर चोट लग जाती है। यंग यांग जब यह देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कुछ हमसे कहता है, मॉम, मैं हमेशा आपकी इज्जत करता हूँ, तो बेहतर होगा आप मेरी पत्नी की इज्जत करें। जिस पर चेन कहती है, मैंने भी तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, मैंने यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें दिया है। जिस पर वह कहता है, यह सब कुछ मेरे दादाजी ने मुझे दिया है, उनकी वसीयत में आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और वह महिला को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद सू चेन से कहती है, आपने मुझे जो एंगेजमेंट के गिफ्ट दिए हैं वह आप वापस ले लीजिए, क्योंकि अब तो शादी नहीं होने वाली। जिस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ यंग यंग से ही होगी। मैं इन्हें दोनों का डिवोर्स करवा दूंगी। भविष्य में तुम ही हो जो गुफा की बहू बनोगी और सारी वसीयत तुम्हारे नाम होगी। ये सुनकर तो वह खुश हो जाती है। यंग यंग मंग को अपने घर पर लेकर आता है और उसके फॉरहेड पर दवाई लगाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, मेरी मॉम ऐसी ही है, प्लीज मुझे माफ कर देना। वह कहती है, मेरी वजह से तुम्हारी और तुम्हारी मॉम का झगड़ा हो गया। जिस पर यंग यंग कहता है, तुम इसकी टेंशन मत लो, वैसे भी मेरी मॉम ने कभी मेरी परवाह नहीं की, वह सिर्फ मुझे कंट्रोल करना चाहती थी। पर अब वह मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं फैमिली में पूरी तरह से अपनी पहचान बना चुका हूँ। जिसको सुनकर मंग कहती है, तो तुम वही हो जो शहर के सबसे रिच पर्सन हो? जिस पर वह हाँ कहता है। जिस पर वह कहती है, लेकिन मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली से हूँ। और मंग उठकर वहां से जाने लगती है, पर यंग यंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे फैमिली से नहीं। मेरे लिए तुम मैटर करती हो, तुम्हारी फैमिली नहीं। तभी यहाँ पर सभी सर्वेंट आ जाते हैं। वह सबसे कहता है, आज से ये तुम्हारी बॉस है। उन सभी के वहां से जाने के बाद यांग यांग का मैनेजर वहां पर आता है और मंग को बताता है, बॉस ने यह घर आपके नाम पर कर दिया है। और साथ ही उसे एक कार्ड देते हुए कहता है, इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं है, आप इसे अनलिमिटेड यूज कर सकती हैं और इसका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है। पर मंग उसे लेने से इनकार कर देती है। मैनेजर उसको टेबल पर रखकर वहां से चला जाता है। यंग यांग से कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम इस दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकती हो, चाहे वह कितनी भी एक्सपेंसिव हो, और मैं किसी को दादाजी को घर पर लाने के लिए बोल देता हूँ। यह सुनकर मंग खुश हो जाती है। अगले दिन दादाजी घर पर आ जाते हैं और वह घर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और मंग से कहते हैं, अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। तभी यहाँ पर चेन सुखी साथ आ जाती है और वह मंग और उसके दादाजी की इंसल्ट करने लगती है और अपनी गार्ड से उन दोनों को पकड़वा लेती है। पर तभी एक मेहमान यह सब देखकर कॉल करके यांग यांग को इस बारे में बता देती है। चेन मैंग को डिवोर्स पेपर्स देती है सिग्नेचर करने के लिए। जिस पर मैंग कहती है, आपको देखकर लगता नहीं कि आप उसकी बायोलॉजिकल मदर हैं, क्योंकि आप उसके साथ इतना गंदा बिहेवियर रखती हैं। यह सुनकर उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसके दादाजी को लेकर ऊपर खड़ा करवा देती हैं और कहती हैं, अगर तुमने इस पर सिग्नेचर नहीं किए तो उनको उपस्थि फेंक दिया जाएगा। दादाजी मंग को सिग्नेचर करने से मना करते हैं और कहते हैं, अगर तुमने सिग्नेचर नहीं किए तो तुम्हारे दादाजी जिंदा नहीं बचेंगे। तो तुम खुद देख सकती हो कि तुम्हें किसकी तलाश थी और तुमने किसको बोला है। वह इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही कहीं सच्चाई सामने आ जाए, इसलिए सू उनको ऊपर से नीचे धक्का दे देती है और फिर बाद में नाटक करती है कि दादाजी खुद ऊपर से नीचे कूद गए। यहाँ पर यांग यांग भी आ जाता है। मंग बेहोश हो जाती है। चेन कहती है कि जब तक तुम डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर नहीं करोगे, मैं यहाँ से किसी को भी जाने नहीं दूंगी। पर यंग यांग उनको कहता है कि आप अपने काम से काम रखिए और मंग वहां से लेकर चला जाता है। उनके वहां से जाने के बाद चेन को वही लॉकेट मिलता है जो बचपन में उसने अपनी बेटी को पहनाया था। उसको लगता है कि वह सूखे गले से ही वहां पर गिर गया और वह सू को दोबारा पकड़ते हुए कहती है कि अगली बार इसको खोना मत। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दादाजी की डेथ हो जाती है, जिस वजह से मंग बहुत ही ज्यादा रोती है। इसके बाद हम सू और उसकी मॉम को देखते हैं। सू मॉम को बताती है कि मंग ने यांग यांग से शादी कर ली। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि वह चुड़ैल तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। सू अपनी मॉम को वह लॉकेट देते हुए कहती है, पता नहीं ये मुझे उन्होंने क्यों दिया। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि इसको खोना मत, क्योंकि 24 साल पहले जब नर्स ने मांग को मुझे सौंपा था तो मांग के गले में ये लॉकेट था। अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो चेन को यकीन रहेगा कि तुम उनकी ही बेटी हो। पर तभी यहाँ पर यंग यंग मंग के साथ आ जाता है और इन दोनों माँ बेटियों को जमीन पर बिठा देता है। वह इनसे कहता है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस पर ये दोनों मायंग से माफी मांगना शुरू कर देती हैं।
पर मैं कहती है कि तुमने मेरे दादाजी को धक्का दिया है। पर टू इस बात से इनकार करती है और कहती है कि वह खुद ही ऊपर से नीचे कूद गए थे। जिस पर ये एक नीचे निकालते हुए कहता है कि या तो तुम अपना गुनाह एक्सेप्ट करो, वरना मुझे बहुत अच्छे से आता है। पर तभी यहाँ पर चेन आ जाती है और उसके आते ही ट्यू उसके सामने रोना शुरू कर देती है कि वह लोग उसको बंधक बना रहे हैं। यहाँ पर चेन और यंग यंग का बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है, जिस पर यंग यंग चेन से कहता है कि आपकी आंखों में इस लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार नजर आता है। आखिर आपका इसके साथ रिश्ता क्या है? मुझे सच जानना है। आप मुझे बताइए, मैं आपका बेटा हूँ कि नहीं? आपका बायोलॉजिकल बेबी कौन है? जिस पर वह उसको थप्पड़ मारती है। जिसके बाद यंग यंग मंग को लेकर वहां से चला जाता है। रात को हम मंग को उसके रूम में देखते हैं, जहां पर वह यंग यंग को बताती है कि मेरा नेकलेस खो गया है। जिस पर यंग यंग कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसको ढूंढ दूंगा। और वह मैनेजर से कहता है कि मैंग का तुम्हें ढूंढना होगा, जिस पर एक फिनिक्स का डिजाइन बना है। अगले दिन हम मैंग को ऑफिस में देखते हैं, जहां पर उसकी सीनियर आकर उस पर चिल्लाती है कि तुमने कितना सिंपल डिजाइन बनाया है। जिस पर वह कहती है कि मेरे हाथ में चोट लगी है। पर उसकी सीनियर कहती है कि मुझे अभी एक अच्छा डिजाइन बना कर दो। वह डिजाइन बनाने लगती है, पर तभी उसके पास चेन कॉल आती है। वह कॉल रिसीव करती है। एसयू कहती है कि तुम्हारा एक पेंडेंट है जो कि मेरे पास है, अगर तुम्हें वह चाहिए तो मैं जो लोकेशन भेजूंगी उस लोकेशन पर जाकर उसको ले लेना। कॉल कट होने के बाद मैं कहती हूँ कि जरूर, जिसका कोई प्लान होगा, इसीलिए वह यांग यांग को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। मंग वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ उसी होटल की एक पार्टी में चेन सू और उसकी मॉम को लेकर आती है। वो सू से कहती है कि क्योंकि फ्यूचर में तुम गू फैमिली में बहू बनोगी, तो तुम्हें सभी लोगों से जान पहचान बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर अचानक से सू कहती है कि मेरा पेंडेंट कहाँ गया? शायद रूम में रह गया। ये तीनों पेंडेंट लेने जाती हैं। मैंग को भी पेंडेंट मिल गया था। वह उसको लेकर जैसे ही निकलने वाली थी, तभी चेन उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको चोरी करने की? जिस पर वह कहती है कि यह मेरा है, मैंने इसको चोरी नहीं किया, ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने मुझे दिया है और इसी की वजह से मैं उनको ढूंढ सकती हूँ। जिस पर एसयू कहती है कि नहीं, ये सू के बायोलॉजिकल पेरेंट्स का है, न कि तुम्हारा। तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर मैं ही हूँ। और वह कुछ रिपोर्ट भी दिखाती है जो कि फेक है, जिसको चेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसको एक और थप्पड़ मारती है। वह सिक्योरिटी को बुलाती है और कहती है कि तुमने चोरी की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और वह उसके हाथ को फिर से अपने पैरों से कुचलने लगती है। इसके बाद वह उसके फेस को पानी में डुबोती है। दूसरी तरफ हम यंग यांग को देखते हैं, जो कि अपना फोन चेक करता है। तो उसके पास मैंग का एक वॉइस मैसेज था, जिसमें वह बताती है कि मैं अपना पेंडेंट लेने होटल जा रही हूँ। जिसके बाद वह जल्दी से उसे होटल में पहुंच जाते हैं और उस रूम के अंदर जाता है। तो वहां पर कोई भी नहीं था, उसकी मदर के अलावा। वह अपनी मॉम से पूछता है कि मांग कहाँ पर है, पर जिनको कहती है कि मैं तभी बताऊंगी जब तुम उसको डिवोर्स देने के लिए राजी हो जाओगे। पर तभी रूम से उसको मांग की आवाज आती है। मैनेजर और यांग यांग जल्दी से भागकर वहां पर जाते हैं, तो उसके ऊपर चाकू से बात कर रही थी। मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को कहता हूँ। डॉक्टर आते हैं और मांग को ड्रेसिंग करते हैं। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद ये कहता है, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। और वह अपने कुछ गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, मेरी मॉम को पकड़ो और सुखी पर वैसे ही स्टेप करो जैसे उसने मेरी वाइफ के हाथ पर किया है। उसके लोग भी वैसा ही करते हैं। जिसके बाद यंग यंग मंग को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम रात को मंग को उसके रूम में देखते हैं। वह अपनी सीनियर को मैसेज कर रही थी कि वह उसको कॉल तक डिजाइन्स बनाकर दे देगी। तभी वहां पर यंग यंग आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। जब वह यंग यंग की तरफ देखती है तो अपने चेहरे को कवर कर लेती है और कहती है, तुमको पूरी तरह से कपड़े पहनकर आना चाहिए। जिस पर यंग यंग कहता है, मुझे नहीं लगता, मुझे मेरी वाइफ के सामने खुद को कवर करके आना चाहिए। और वह उसके एकदम करीब आ जाता है और कहता है, मुझे किस चाहिए। जिस पर मंग उसकी नोज पर किस करती है। उसके बाद यंग यंग उसे किस करना शुरू कर देता है और फिर इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। अगली सुबह हम यंग यंग को चाय पीते हुए देखते हैं। तभी मैनेजर आकर उसे बताता है कि 3 घंटे में अर्जेंटली बोर्ड मीटिंग है। यह सुनकर वह थोड़ा सा शॉक होता है। साथ ही मैनेजर उसे कहता है, आपका शक एकदम सही था, मैंने पता कराया है। एसू आपकी मॉम की बायोलॉजिकल डॉटर है। पर एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर वह अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की शादी अपने बायोलॉजिकल सन के साथ क्यों कराना चाहती है। जिस पर यंग यंग कहता है, इसमें कुछ अजीब नहीं है, वैसे भी मेरी माँ ने बहुत सारे राज छुपाए हैं, क्या पता इसमें भी उन्होंने कोई राज छुपाया हो।
तुम पहले रिपोर्ट्स आने दो, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। उसके बाद वह कंपनी जाता है जहां पर रिपोर्टर्स पहले से थे और उससे सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या आपने सच में ली परिवार की बेटी सू से सगाई की है। जिस पर यांग यांग कहता है, मैं सिर्फ दो ही बातें बोलूंगा। पहली कि मैंने सू से सगाई नहीं की, मैं तो उसे जानता भी नहीं। दूसरी, मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम मांग है और वह मेरी वाइफ है। दूसरी तरफ मांग को ही न्यूज मिल जाती है कि बोर्ड मीटिंग हो रही है और प्रेसिडेंट को चेंज किया जाएगा, जिसके बाद वह जल्दी से घर तरफ बोर्ड मीटिंग में चेन सभी के सामने कहती है कि यांग यांग ने एक लो क्लास लड़की से शादी की है, जिस वजह से इस कंपनी के स्टॉक बहुत ही नीचे जा रहे हैं। इसीलिए मैं उसे प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाना चाहती हूँ और मैं उसकी जगह सू को प्रेसिडेंट बनाना चाहती हूँ। वैसे भी वह गू परिवार की होने वाली बहू है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वह डिज़ाइनर है और उसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है। आप सभी ने उसके डिज़ाइन देखे होंगे। यहाँ पर मिस्टर जियाओ से चेन कहती है कि मैंने जो आपको डिज़ाइन दिखाए थे वह सू ने ही बनाए थे, जिस पर वह कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी यहाँ पर यंग यांग आ जाता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो। वह कहता है, फिलहाल मैं प्रेसिडेंट हूँ। चेन कहती है, तुम प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटने जा रहे हो। मिस्टर जियाओ उससे कहते हैं, तुमने एक लो क्लास लड़की से शादी की है जिससे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। बाकी बोर्ड मेंबर्स भी कहने लगते हैं कि तुम्हें उस लड़की को डिवोर्स देना होगा। पर तभी यहाँ पर मांग आ जाती है और वह सभी को बताती है, जो डिज़ाइन सभी को दिखाती है असल में वह डिज़ाइन मेरे हैं। जिस पर अस्यू खड़ी होकर कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर मैं कहती हूँ, ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ और यह डिज़ाइन तुमने बनाए हैं, सबको बताओ इसकी इम्प्रेशन क्या है। जिस पर ऐसू कहती है, यह बहुत पुराना है और मैं भूल गई। जिस पर मैं कहती हूँ, पर मुझे तो अभी तक याद है क्योंकि यह मैंने बनाया है। और वह बताती है, इसकी इम्प्रेशन है एक बच्चा जो अपनी माँ को ढूंढ रहा है, और अगर आप इस डिज़ाइन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। यह सुनकर मिस्टर जियाओ प्रभावित हो जाते हैं। तब वह कुछ बोलने वाली थी कि मिस्टर जियाओ उसी को डांट देते हैं और वह यहाँ पर चेन को भी डांटते हैं। यहाँ पर चेन तुमको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। जिस पर यांग यांग कहता है, आज मैं यहाँ पर सभी को बताऊंगा कि मेरी माँ और इस लड़की के बीच क्या रिश्ता है। वैसे भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और वह सभी के सामने रिपोर्ट्स पढ़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसकी दादी आ जाती हैं और वह उसके हाथ से रिपोर्ट ले लेती हैं। सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। वह चेन से कहती हैं, ये सब क्या हो रहा है। चेन कहती है, मैं यांग को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा रही हूँ क्योंकि उसने इस लड़की से शादी की है। जिसको थप्पड़ मारते हैं और कहती हैं, अगर मेरी इजाज़त के बिना कुछ भी किया, मेरी पीठ पीछे कुछ। इसके बाद वह सभी बोर्ड मेंबर्स को वहाँ से जाने को कहते हैं। मिस्टर जाते जाते उनसे कहते हैं, आपकी डॉटर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसको भूला मत कीजिएगा। जिस पर वह इस्तेमाल करते हैं। सभी के वहाँ से जाने के बाद वह यांग यांग और मंग से कहते हैं, तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो। क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो। जिस पर यांग हाँ कहता है। जिस पर वह कहते हैं, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी चेन कहती है, ये सू है और ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर है। मैं चाहती हूँ कि ये कंपनी में काम करें। पर तभी यांग कहता है, बिल्कुल नहीं, ये डिज़ाइन चोरी करती है। ऐसे लोगों को कंपनी में नहीं होना चाहिए। जिस पर एसयू जोर से उसके ऊपर चिल्लाती है। पर ग्रैंडफादर कहते हैं, कोई बात नहीं, इसको कंपनी में किसी पोस्ट पर रख लो। ये सुनकर चेन खुश हो जाती है। इसके बाद ग्रैंडफादर वहाँ से निकल जाते हैं और वह अपने मैनेजर से कहते हैं, इस रिपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। मुझे पता नहीं था चेन इतनी ज़्यादा चालाक है। उसने गु फैमिली में रहने के लिए अपनी डॉटर को एक सन के साथ रिप्लेस कर दिया। मैंने ही चाहा था कि ये रिपोर्ट किसी के सामने आए और ये लड़की सू ही उसकी असली डॉटर है। इन दोनों की सारी बातें यंग यांग की मैनेजर ने सुन ली थी और वह जाकर यांग यांग को सारी बातें बता देता है। पर वह यह नहीं बताता कि यांग अपनी मदर का बायोलॉजिकल सन नहीं है। मंग कहती है, तुम्हारी मॉम पागल हो गई है। वह अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की शादी अपने बायोलॉजिकल सन के साथ ही करना चाहती है। ये तो इम्पॉसिबल है। पर मेरी शादी तो तुमसे हो चुकी है, तो मेरी शादी किसी और से कैसे हो सकती है। करीब आता है। जिस पर मैनेजर वैसे ही था कि पहले मैं बाहर चला जाता हूँ, उसके बाद रोमांस कीजिएगा। इसके बारे में सू को देखते हैं, जो कि अपना सामान पैक करके चेन के घर से जा रही थी। चेन अब से पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। जिस पर सू कहती है, अब मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकती। वैसे भी वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता और मैं नहीं चाहती कि मुझे फ्यूचर में वह लोग भूली करें। चेन कहती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें गु फैमिली की बहू बनाकर रहूंगी।
इसके बाद हम मैंग को देखते हैं जो कंपनी में थी। जब वह याग्या को एक प्रोजेक्ट सबमिट करने जाती है तो यांग यांग उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है और उसकी गाल पर किस करता है। कहती हूँ कि यह ऑफिस है, यहाँ पर हमें यह करना नहीं चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। एसयू और उसकी माँ ने मैंग को एक होटल में बुलाया था, ये कहकर कि वह उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में उसे बताएंगे। पर वह लोग इसको ट्रिक करते हैं और यहाँ पर चेन भी आ जाती है और एक बार फिर से उसे मारती है और डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने को कहती है। इसके बाद जेंटू से कहती है मैं इसको आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुमंग को बहुत ही ज़्यादा मारती है। यह माँ बेटी यहाँ पर एक आदमी को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि वह जो चाहे मंग के साथ कर सकता है। इसके बाद वह आदमी उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ हम यांग यांग को देखते हैं जो कि अपनी कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है और कहता है मैंने तुम्हारी मॉम को एक रूम से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में निकलते हुए देखा। जिस पर वह कहता है क्या सच में, और वह वहाँ से तेज़ी से भाग जाता है। वह आदमी इससे पहले मैं इनके साथ कुछ कर पाता है। यांग यांग वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। वह सू को अपनी गोद में उठाते हैं और मैनेजर से कहता है मैं जा रहा हूँ, इन लोगों को हैंडल करो। मैनेजर दरवाज़ा बंद कर देता है और इन तीनों की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ अंदर से आती है। जो कुछ भी मंग के साथ हुआ था उससे वह बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। सोते हुए वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। यांग यांग उसके पास आता है और उसे संभालता है। तभी मैनेजर यिक से मिलने आता है और वह कहता है आज जो कुछ भी हुआ, एक बायोलॉजिकल मदर अपने बेटे की वाइफ के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। जिस पर यंग यंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। मैनेजर कहता है जब चेन प्रेग्नेंट थी तब ग्रैंडफादर ने उन पर प्रेशर बनाया था। अगर उन्होंने बेटे को जन्म नहीं दिया तो उन्हें भी फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर जब मिस चेन ने बेबी को जन्म दिया वह बॉय नहीं बल्कि गर्ल थी और उन्होंने कुछ कह नहीं पाया। यंग यांग उसे रोक देता है और कहता है आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। शायद यंग यांग समझ चुका था कि वह चेन का बायोलॉजिकल सन नहीं है। अगली सुबह मंग जब आंखें खोलती है तो यंग यांग वहाँ पर नहीं था। मैंने वहाँ पर एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था मैं काम से बाहर जा रहा हूँ और आज तुम घर पर ही आराम करोगी। इसके बाद वह कुछ चीज़ों को याद करती है। तूने उसे कहा था कि तुम्हें अपने रियल पेरेंट्स के बारे में जानना है। तुम एक बहुत ही एक्सपेंसिव ब्लड हो, मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती हूँ, पर तुमने वह पेंडेंट मुझसे छीन लिया। इन सारी बातों को याद करके वह समझ जाती है कि चेन उसकी रियल मदर है। जिसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है कि उसने अपने बायोलॉजिकल भाई से ही शादी कर ली। जिसके बाद वह यांग यांग पास जाती है और उससे कहती है मुझे डिवोर्स लेना है। वह रीज़न पूछता है तो वह कह देती है मेरी मर्जी, तुम वैसे भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। इसके बाद वह चेन से मिलने जाती है और कहती है आप चाहती थी ना मैं आपके बेटे को डिवोर्स ले लूँ, मैं बिग बॉस लेने को तैयार हूँ। और वह डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। यहाँ पर यंग आ जाता है और वह उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वह कहती है मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ और वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद ले लिया है, अब तुम सू से शादी कर लो। पर वह गुस्से में घूरकर वहाँ से चला जाता है। मैनेजर मांग के पीछे जाता है और कहता है सर ने प्रॉपर्टी और ये कार्ड आपके लिए दिया है, पर वह लेने से इनकार कर देती है। मैनेजर आकर ये बात यंग यंग को बताता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। उसके बाद हम चेन को देखते हैं जो कि 7 वेडिंग इनविटेशन के डिज़ाइन सिलेक्ट कर रही थी। तभी यहाँ पर आकर उनका असिस्टेंट बताता है वेडिंग ड्रेस के लिए डिज़ाइनर के साथ आज आपकी मीटिंग है। जिस पर चेन कहती है मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। वेडिंग कार्ड देखते हुए चेन अपने असिस्टेंट से पूछती है वह पेंडेंट तुमने क्लीन करने दिया था क्या? वह अभी तक नहीं आया। कहता है मैं आपको बताना भूल गया। जब उसको क्लीन कर रहे थे तो उसके पीछे कुछ डिज़ाइन बने थे, जिसे सुनकर चेन शॉक हो जाती है और कहती है कैसे डिज़ाइन बने थे। वह कहता है अभी मुझे ठीक से नहीं पता। चेन कहती है तो जल्दी पता करो। उनकी यह सारी बातें सुनने के बाद असिस्टेंट के जाने के बाद वह जल्दी से उसके पास आती है, पर चेन की माइंड में तो मैंग की वह बातें घूम रही थीं। जब उसे पेंडेंट चोरी का इल्ज़ाम लगा था तो मैंने कहा था ये मेरा है। अब मैंने इसके पीछे कुछ डिज़ाइन बनाए हैं, पर क्योंकि तुमने उन डिज़ाइन पे कलर कर दिया था इसीलिए उसे टाइम पर वह डिज़ाइन नहीं दिखे थे। इसीलिए चेन से अच्छे से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है, जिस पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उनके ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा था। तभी यहाँ पर ऐसू आ जाती है और उसको देख लेती है। इसलिए उसे टाइम पर वह डिज़ाइन नहीं दिखे थे,
इसलिए चेन से अच्छे से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वह उसको धमकी देती है कि वह मिस्टर गो को सब कुछ बता देगी, पर वह अपनी जुबान बंद रख सकती है अगर वह उसकी मदद करेगा। जिस पर असिस्टेंट कहता है, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। जिस पर एसयू को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं हूँ परिवार की होने वाली बहू, हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। जिस पर असिस्टेंट उल्टा उसको थप्पड़ मारता है और कहता है, तू फेक हो। जिस पर वह कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है। असिस्टेंट कहता है, तुम चेन की डॉटर हो ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैंने रिपोर्ट्स नहीं देखी, और अगर मैंने चेन को बता दिया तो वह तुम्हें कभी भी भू परिवार की बहू बनने नहीं देगी। जिस पर वह कहती है, तुम क्या चाहते हो। वह कहता है, अगर तुम घर की बहू बनती हो तो तुम मुझे आधी प्रॉपर्टी दोगी। जिस पर वह इनकार करती है। तो असिस्टेंट कहता है, तो फिर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद वह कहती है, ठीक है, मुझे यह दिल मंजूर है। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं, जिसने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया था और वह अपने सामान लेकर कंपनी से जा रही थी। वह कंपनी में चेन को आते हुए देखती है, पर तभी कुछ लोग चेन का किडनैप कर लेते हैं। मैंग ने ही देख लिया था, इसलिए वह उनका पीछा करती है। वह लोग उसको एक फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट पहले से मौजूद था। असिस्टेंट उसको कहता है, जिसने मुझे तुम्हें मारने भेजा है, उसने कहा है तुम्हारे मरने के बाद वह मुझे वह परिवार की आधी प्रॉपर्टी देगा, और वह फैक्ट्री में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर मैंग आती है और चेन से कहती है, मॉम, मैं आपको बचा लूँगी। चेन पूरी तरह से होश में नहीं थी। मैं उसको यहाँ से बचाकर ले जाने लगती हूँ, पर तभी सू उनको दिखा देती है। सू दोनों को ही मारना चाहती थी, पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर वह चेन को बचाने का नाटक करती है। इसके बाद अगले दिन चेन को अस्पताल में हो जाता है और उसको याद आता है कि उसको उसकी बेटी ने बचाया है और उसने कहा था, मॉम, मैं आपको बचा लूँगी। और वह अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, पर तभी यहाँ यांग यांग आ जाता है और कहता है, फाइनली मॉम, आपको होश आ गया। जिस पर वह थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हें मुझे मरवाना चाहते हो। यंग यंग गुस्से में वहां से चला जाता है। उसकी वहां से जाने के बाद एसू जल्दी से चेन को अपनी बातों में फंसाना शुरू कर देती है। वह उनसे कहती है, मैंने आपको बचाया है, बट बाय मिस्टेक मैंने आपको मॉम कहा, क्योंकि मुझे आप मेरी माँ की तरह ही लगती हो। जिस पर वह खुश हो जाती है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। दूसरी तरफ हम मंग को देखते हैं, जो एक क्लब में बैठी हुई थी और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। कभी यहाँ पर दो लड़के आते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, पर सही टाइम पर मैनेजर हॉर यंग यंग से बचा लेते हैं। यांग यांग उसको अपने घर पर लेकर आ जाता है। मांग बेहोश थी, पर बेहोशी की हालत में वो बस यांग यांग का ही नाम ले रही थी। यंग यांग उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। अगली सुबह जब मांग उठती है तो उसके सामने सर्वेंट खड़ी थी और वह बहुत सारी ड्रेस लेकर आ जाती है और कहती है, जल्दी से तैयार हो जाइए, आज बॉस की वेडिंग है। दूसरी तरफ सू अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो रही थी और वह गुस्से से पागल हो रही थी। वह इस सर्वेंट पर चिल्लाते हुए कहती है, मैं गू परिवार की होने वाली बहू हूँ, मेरे लिए वीआईपी रूम क्यों नहीं अरेंज किया गया। तभी यहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है, यह मिस्टर गू की तरफ से है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उन्हीं से बात करें। इसके बाद मैनेजर मंग से मिलता है, क्योंकि वह तैयार होने को तैयार नहीं थी, पर वह उसे जैसे तैसे समझाकर तैयार होने को मना लेता है। इसके बाद हम वेडिंग देखते हैं, जहाँ पर सू ही ज़्यादा खुश थी। वह कहता है, शादी करने से पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। और सभी के फ़ोन पर एक वीडियो आती है जिसमें मिस्टर गू का असिस्टेंट और सू चेन को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है और उसे अरेस्ट करके से ले जाती है यांग। सभी को यह भी बताता है कि मैं गू परिवार का असली बेटा नहीं हूँ, जिस पर उसके ग्रैंडफादर उसे पर नाराज़ होते हैं। पर वह कहता है, यह सच्चाई है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये सब सुनकर चेन को भी बहुत गुस्सा आता है और वह यांग को थप्पड़ मारती है। पर यह सुनकर मंग बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वह उसका भाई नहीं है और वह जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद उसके साथ वहाँ से चला जाता है। यह सब होने की वजह से मिस्टर गू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। चेन को डर था कि कहीं से गू परिवार से बाहर न निकाल दिया जाए, इसलिए वह उनसे मिलाना चाहती थी, पर वह उससे नहीं मिलते। इसके बाद वह यांग से मिलाने जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी को बचा लो, उसे जेल से बाहर निकलवा दो। पर वह साफ इनकार कर देता है और कहता है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, बल्कि किसी और ने तुम्हें बचाया था। चेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह सू को जेल से बाहर कैसे निकलवाए, इसलिए वह दो लोगों को मैंग का किडनैप करने भेजती है।
पर मैनेजर उन दोनों की बढ़िया वाली कुटाई कर देता है। इसके बाद वह सू की मॉम को किडनैप करवा लेती है और एक वीडियो बनाती है जिसमें वह कह रही थी, देखो मैंने तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर को पकड़ लिया है और अब मैं मना जा रही हूँ। और वह उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें जला देती है और वह वीडियो देखती है तो जल्दी से वह यह बात हमको बताती है। इसके बाद यांग अपनी मैनेजर से मंग का खास ख्याल रखने को कहता है। जल्दी से उन्हें बचाने के लिए भागती है। बाहर उसे एक टार मिलती है और वह लोग कहते हैं, हमें इस चेन में भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए। वह काम में बैठ जाती है। इसके बाद जब के चेहरे पर कपड़ा हटाया जाता है तो उसके सामने चेन खड़ी थी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसे वह बहुत ही ज्यादा मारती है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जेल में है। उसने उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया था ताकि वह बोल न सके। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और आकर बताता है, मॉम उस पेंडेंट के पीछे जो डिजाइन बना है वह एक स्टार का है, जिस पर वह 3 फ्लैशबैक में जाती है जहां पर मैंग पर पूरी का इल्जाम लगा था और मैंग ने कहा था वह पेंडेंट मेरा है, उसके पीछे मैंने एक स्टार बनाया है। इसके बाद उसे लगता है कि मैं उसकी बेटी हूँ, जिसके बाद वह जल्दी से खुद को खोल देती है। पर तभी यहाँ पर चेन पुलिस के साथ आ जाता है और यंग यंग को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद दोस्ती होती है। हम चेन को जेल में देखते हैं जहाँ पर यह इंडियन इनको विजिट करने आया था। उससे पूछती है कि उसकी बेटी कैसी है, जिस पर वह कहता है, मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि यही आपकी सज़ा है, और वहाँ से चला जाता है। वह बाहर आती है। मंग बाहर ही खड़ी थी। वह उससे पूछती है, मॉम कैसी है। वह कहता है, उनकी हेल्प एकदम ठीक है और हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अच्छे से एक नई शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।